Hey everyone, how are you all? कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड हाउ टू आंसर दोज क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर थ्योरी ऑफ डिमांड। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लाइकिंग द वीडियोज, इफ यू आर लाइकिंग द कंटेंट, प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड फॉलो अस ऑन आवर इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। वंस यू फॉलो अस देयर, यू वोंट मिस आउट एनी इन्फॉर्मेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर थ्योरी ऑफ डिमांड। थ्योरी ऑफ डिमांड में जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है वो है, फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन डिमांड। अब डिफाइन डिमांड में देखो, ये क्वेश्चन 1 मार्क का आ सकता है, 2 मार्क्स का आ सकता है। नॉर्मल डेफिनेशन देना है, ठीक है। डिमांड इज अ डिज़ायर बैक्ड बाय एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू सेटिस्फाइड। एंड अगर आपके पास पॉसिबल हो, टाइम हो, तो एक डिमांड कर्व जरूर बना देना। आपको खाली यहाँ क्वांटिटी डिमांडेड और यहाँ पे प्राइस लिखना है और ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बना देना है, ठीक है। सो दैट यू, मतलब क्या है ना, इकोनॉमिक्स में मार्क्स जो मिलते हैं वो ज़्यादातर ग्राफ्स के ही मिलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज़ डिमांड शेड्यूल, व्हाट इज़ डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व। अगेन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिमांड शेड्यूल में, डिमांड शेड्यूल क्या है लिखना है, इज अ टेबल दैट रिप्रेजेंट्स डिफरेंट क्वांटिटी डिमांडेड एट डिफरेंट प्राइस। और यहाँ पे आपको एक टेबल बना के आना है। डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डिमांड शेड्यूल। डिमांड कर्व इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, आपको लिख के आना है, ठीक है। और यहाँ पे डिमांड कर्व बना के आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 is individual demand curve or individual demand schedule, individual demand schedule and curve, and market demand schedule and market demand schedule and curve। इन दोनों का डिफरेंस आ सकता है या इन दोनों के बारे में पूछा जा सकता है। ये दोनों आपको, दोनों केस में आपको प्रॉपर इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड शेड्यूल बना करके, आपको मार्केट डिमांड कर्व कैसा बनाना है वो आपको लिख करके आना है। मेरे नोट्स में वो बहुत क्लियरली दिया हुआ है, आप नोट्स को देखोगे समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, इज व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड या फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। यस, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। अब इसमें सारे फैक्टर्स जो है उसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, एंड सेकेंड इज प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। ये दोनों फैक्टर सबसे इम्पॉर्टेंट है, इनसे ही क्वेश्चन कई बार इंडिविजुअली पूछा जाता है। तो आपको ये दोनों अच्छे से पता होने चाहिए। और ग्राफ के साथ अगर आपसे पूछा जाए हाउ डज द चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर अफेक्ट द डिमांड फॉर द कमोडिटी, तब आपको ये वाला पॉइंट लिखना होगा। और जो इनकम वाला है कि इनकम और नॉर्मल गुड में डायरेक्ट रिलेशन है, इनकम और इन्फीरियर गुड में इन्वर्स रिलेशन है, वो ग्राफ के साथ लिख के आना है, ठीक है। तो इनकम के साथ नॉर्मल गुड, इन्फीरियर गुड और इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज़ का क्या रिलेशन है वो लिख के आना है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में आपका आ गया सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। और ये आपको वहाँ पे लिख के आना है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स का डायग्राम बना के आओगे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का डायग्राम बना के आओगे। तो ये दोनों पॉइंट जो है ये प्रॉपर आपको डिटेल में आने चाहिए। ज़्यादातर देखा गया है कि एग्ज़ाम में यही क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। जनरली फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड बोल के क्वेश्चन नहीं आता है, ज़्यादातर ये दोनों फैक्टर के बारे ही पूछा जाता है। और भी फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं लेकिन ये दोनों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले 5-6 फैक्टर्स जो हैं वो आप पढ़ के चल जाना, लेकिन ये दोनों तो आप एकदम भी मिस मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ अ लॉ ऑफ डिमांड। अब लॉ ऑफ डिमांड तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया लॉ ऑफ डिमांड, तो ये तो आपको 6 मार्क्स के क्वेश्चन को लिखने का तरीका क्या होता है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आता है तो पहले आप डिमांड को डिफाइन करेंगे, उसके बाद आप बनाएंगे डिमांड शेड्यूल। देखो लॉ का एक रूल है, अगर 6 मार्क्स का लॉ आया है तो जिसके बारे में पूछा है पहले उसको डिफाइन कर दो। तो यहाँ पे डिफाइन डिमांड, डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व बनाएंगे आप, ठीक है। मैं सबके शॉर्ट फॉर्म लिखते जा रहा हूँ, तो आई होप आप वीडियो देखते देखते इसको नोट भी करते जा रहे हो। डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व बनाओगे, फिर आप
फिर लॉ लिखोगे, ठीक है। लॉ लिखने के बाद आपको अजम्पशंस लिखने हैं, ठीक है। अजम्पशंस अगर आपसे नहीं भी पूछा है तब भी आप अजम्पशंस लिखोगे। अजम्पशन लिखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वेदर आस्क्ड और नॉट आस्क्ड। जनरली नहीं लिखा होता है कि आपको पूछा नहीं होगा क्वेश्चन में, लेकिन आपको अजम्पशन लिख के आना किसी भी लॉ में। सो ये 4 चीज़ अगर आप ढंग से बनाओगे, दैट इज़ जिस भी लॉ के बारे में पूछा है उसको पहले डिफाइन कर दो, फिर शेड्यूल और कर्व के बिना कोई भी लॉ इनकम्प्लीट है, फिर लॉ डिफाइन कर दो लॉ क्या है, और लास्ट में अजम्पशन लिख दो। दैट्स हाउ यू विल गेट अ मार्क्स। इसमें आपको लॉ ऑफ डिमांड में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लॉ ऑफ डिमांड इज अ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट बट नॉट अ क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट, बट नॉट अ क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। नाउ व्हाट डज दिस मीन? मतलब लॉ ऑफ डिमांड खाली डायरेक्शनल चेंज के बारे में बताता है, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज के बारे में नहीं बताता है। वो ये नहीं बताता है कि डिमांड प्राइस के चेंज होने से डिमांड कितना चेंज होगा, वो सिर्फ ये बताएगा कि अगर प्राइस बढ़ा है तो डिमांड गिरेगा, प्राइस घटा है तो डिमांड बढ़ेगा। जस्ट टॉक्स अबाउट दी डायरेक्शनल चेंज। डायरेक्शनल चेंज को हम बोलते हैं क्वालिटेटिव स्टेटमेंट, इट इज़ नॉट अ क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। वो ये नहीं बताता है कि डिमांड कितने क्वांटिटी से चेंज होगा। आई होप आई एम क्लियर टू एवरीबडी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉ ऑफ डिमांड के बाद व्हाट आर दी, व्हाई डज द डिमांड कर्व स्लोप, व्हाई डज द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स। अब इसमें 5 रीज़न है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब व्हाई डज द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड के 2 वेरिएशन और हो सकते हैं कि व्हाट इज द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, व्हाट इज द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, या तीसरा क्वेश्चन हो सकता है कि मैं नहीं लिख रहा हूँ, बता रहा हूँ, इतना लिखना पड़ रहा है, व्हाई डू पीपल डिमांड मोर एट अ लोअर प्राइस एंड लेस एट अ हायर प्राइस। तीनों क्वेश्चन का मतलब यही है कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड क्यों गिरता है और प्राइस के गिरने से डिमांड क्यों बढ़ता है। तीनों क्वेश्चन का मतलब सेम है, बट आपको अलग अलग तरीके से पूछा गया है, ठीक है। अब इसमें जो है, एक तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पहला पॉइंट है, उसके बाद इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट में से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है इंडिविजुअली, या इसमें है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ये दोनों अलग से भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये इसी का आंसर का जो 5 पॉइंट है इसमें 2 पॉइंट ये आते हैं, लेकिन ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये दोनों अलग से जरूर पढ़ के जाना कि इनकम इफेक्ट क्या है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों खास करके अलग से पूछा भी जाता है, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि व्हाट आर दी एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड में क्या क्या आएगा? एक्सेप्शन में सबसे इंपॉर्टेंट है गिवन गुड्स, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है डायग्राम के साथ, ठीक है। और गिवन गुड के बाद कंस्पीशियस गुड्स या स्नॉब गुड्स ऑफ स्नॉब अपील, कि जो जितना महंगा खरीदता है स्टेटस दिखाने के लिए, स्टेटस सिंबल गुड्स, ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसमें से 3-4 पॉइंट तो याद रखना, लेकिन गिवन गुड्स, वेबलेन इफेक्ट, स्नॉब इफेक्ट, कंस्पीशियस गुड्स, ये सब जरूर याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंक्रीज एंड एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, डिक्रीज एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। याद रखना, इंक्रीज, एक्सपेंशन, डिक्रीज, कॉन्ट्रैक्शन, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चारों का एक एक एस्पेक्ट आपको पता होना चाहिए। इनसे डिफरेंस पूछा जा सकता है या इनके अलग अलग एस्पेक्ट पूछे जा सकते हैं कि इंक्रीज क्या है, डिक्रीज का मतलब क्या है। ये डायग्राम के साथ ये सारा आपको पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, एक एक क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर डिमांड। इसको आप ढंग से पढ़ लो, चैप्टर को पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो। इसको कवर कर लोगे तो मोर और लेस आपका सारा कुछ कवर हो जाएगा। लेकिन याद रहे, अगर आपको डिटेल में इसके वीडियोस चाहिए, नोट्स चाहिए, तो यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन द नंबर्स गिवन बिलो। आपको बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे पूरे चैप्टर्स का वीडियो एंड नोट्स आपको मिल जाएगा। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।